हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मैं हूं हेम गहतोड़ी। आज हम लेके आए हैं चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता। तो मित्रों, आज हम देखेंगे किस प्रकार से पत्रकारिता चतुर्थ स्तंभ के रूप में कार्य करती है। तो आइए देखते हैं चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच सके। देखिए मित्रों, आप जानते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले 3 स्तंभ माने गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो 3 स्तंभों के अलावा जो चतुर्थ स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, खंभा है, वह खंभा पत्रकारिता है। इसलिए कहा गया है चतुर्थ स्तंभ, जो शासन व्यवस्था को, प्रजातांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रजातंत्र में पत्रकारिता का विशेष महत्व है, अपना खासा महत्व रखता है। समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्वबोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। असल में पत्रकारिता की आपको बहुत डेफिनेशन मिल जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं मिल जाएंगी, किंतु हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्वबोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। अर्थात समय के साथ समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों को दायित्वबोध कराना, नागरिकों को जानकारी देना, यह पत्रकारिता है। देखिए, आज जो पत्रकारिता है वह जन सेवा का सशक्त माध्यम है। इस बात को हर कोई समझता है। पत्रकारिता हमें समाज से जोड़ती है, देश की समस्याओं तथा विचारों से रूबरू करवाती है। लेकिन केवल रूबरू ही नहीं करवाती, बल्कि देश से ही रूबरू नहीं करवाती, बल्कि विश्व भर की जो घटनाएं हैं वह हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। इसलिए भी यह चतुर्थ स्तंभ कहलाया जाता है और यह इसका दायित्व भी है। हमने ऊपर लिखा हुआ है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का दायित्व, यह उसका दायित्व भी है कि वह हमें देश के अलावा विदेशों की, संपूर्ण विश्व की घटनाओं की हमें जानकारी प्रदान करे। आगे देखते हैं। पत्रकारिता जो है वह अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का एक साधन है। पत्रकारिता के माध्यम से हम अपने विचारों को जनता तक पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे एक दूसरे की बात को सुनी जाती है, एक दूसरे तक हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। इसलिए कहता है कि पत्रकारिता अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का एक साधन है। इसका उद्देश्य संसार भर की खबरों को और घटनाओं को एकत्र करना है। एकत्र करने के साथ में उसका विवेचन करना, उसका विश्लेषण करना है, ठीक है, उनका विवरण इकट्ठा करना है, उन्हें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। यह पत्रकारिता का कार्य है, यह पत्रकारिता का दायित्व है। यही कारण है कि पत्रकारिता पूरे विश्व की ऐसी दैनंदिनी मानी जाती है। दैनंदिनी समझते हैं आप लोग? दैनंदिनी जो दैनिक है मानी जाती है, जो दूरदृष्टि प्रदान करती है। आज पत्रकारिता ऐसी शक्ति बन गई है, एक ऐसी पावर बन गई है जो समाज की कमियों, जो समाज में चल रही, जो समाज में गलत हो रहा है, गलतियों तथा कुरीतियों को उजागर करके उन्हें दूर करने का प्रयास करती है। आप सब जानते हैं कि पत्रकारिता के माध्यम से हमारी बातें सरकार तक पहुंचती हैं और सरकार की बातें हम तक पहुंचती हैं। जो भी कुरीतियां समाज में चल रही हैं, व्याप्त हैं, वह इससे दूर होती हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, पत्रकारिता के उदय से पूर्व हम थोड़ा सा बात करते हैं। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमें लगभग 200 साल पहले जाते हैं हम लोग। हालांकि पत्रकारिता का जो उदय है वह अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही चल रहा है पत्रकारिता का कहीं न कहीं पर, लेकिन पत्रकारिता एक विस्तृत रूप में लगभग 200 साल पहले से चली आ रही है। उससे पहले राजा महाराजे अपने संदेश इधर से उधर भेजते थे, वह भी एक पत्रकारिता का माध्यम था। किंतु आज जो माध्यम है वह दूसरे प्रकार का है, हम देख सकते हैं। पत्रकारिता के उदय से पूर्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिए 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या फिर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी इसे कहा जा सकता है। इन तीनों का होना आवश्यक था। अब देखिए, व्यवस्थापिका या विधायिका का क्या कार्य है? व्यवस्थापिका से तात्पर्य संसद के दोनों सदनों से है, लोकसभा से और राज्यसभा से, तथा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों से है, विधानसभा और विधान परिषद। यह तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई जानता है विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है। केंद्र व्यवस्था
जो है राज्यों में शासन को स्थापित करने एवं गति देने के उद्देश्य से व्यवस्थापिका जो है अपने नियम बनाती है। इन सभी नियमों का उद्देश्य जन कल्याण करना होता है। अब सब समझते हैं कि जो भी नीतियाँ आती हैं, जो भी पॉलिसी आती है, जो भी नियम आते हैं, वह जन कल्याण के माध्यम से होते हैं। सरकारी तंत्र को स्थिरता देने के लिए और शक्ति प्रदान करने के लिए यह सब कुछ होता है। उसके बाद देखेंगे व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित जो नियम होते हैं और अधिनियम जो होते हैं, उनके अनुपालन का जो उत्तरदायित्व होता है वह कार्यपालिका पर होता है। वह कार्यपालिका के विभिन्न अंगों पर निर्भर करता है। अब देखिए कार्यपालिका का क्या दायित्व है। कार्यपालिका का दायित्व है कि जो व्यवस्थापिका ने जो नियम बनाए हैं उनका अनुपालन करके उनका पालन करें तथा उनका उल्लंघन करने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करे। यह कार्यपालिका का दायित्व हो जाता है। यह समझ में आपके आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं। इसके बाद इसके विपरीत जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के बारे में देखते हैं। न्यायपालिका का कार्य क्या है? मुझे जो लगता है वह न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से भी ऊपर लगती है कहीं कहीं पर, क्योंकि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका को भी देखती है, इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखती है, इनके द्वारा सही और गलत को परख करती है, सही और गलत की परख करती है। आगे देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके विपरीत न्यायपालिका का जो कार्य है वह व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमों के संबंध में उत्पन्न संवैधानिक अथवा कानूनी भ्रांतियों का निराकरण करना है। नियमों के गुण दोषों का विश्लेषण कर उनके औचित्य पर उठाए गए प्रश्नों को सुलझाना है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर अंकुश लगाकर उन्हें निरंकुश होने के दोष से मुक्त रखना तथा कार्यपालिका द्वारा कतिपय कानूनों के अनुपालन से किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों का हनन होने पर उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। देखिए किसी के भी मौलिक अधिकारों की अगर हनन हो रहा है, अगर वह कार्यपालिका और विधायिका सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे कि अगर आपके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है तो आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर है। और लेकिन आज के समय में क्या है, कहता है कि कालांतर में बता रहा है कि कालांतर में क्या है, कालांतर में पत्रकारिता या प्रेस, देखिए पत्रकारिता को प्रेस भी कहते हैं, ये आप समझते हैं। कालांतर में पत्रकारिता या प्रेस की शक्ति के प्रादुर्भाव से प्रेस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक चौथे स्तंभ के रूप में अवतरित हुआ। आज जो प्रेस है, जो पत्रकारिता है, वह चतुर्थ स्तंभ के रूप में अवतरित हुई है। कैसे हुई है इसको देखेंगे। प्रेस का जन्म शासक और शासित के मध्य एक समझदारी, समन्वय तथा तारतम्यता बनाए रखने के उद्देश्य से है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको देख लेंगे। प्रेस का जन्म शासक और शासित के मध्य एक समझदारी, समन्वय, तारतम्यता बनाए रखने के उद्देश्य से है। अर्थात प्रेस का जो जन्म हुआ है या फिर पत्रकारिता का जो जन्म हुआ है वह शासक अर्थात जो शासन कर रहा है, जैसे कि सीएम है, जैसे कि पीएम है, अगर शासक का मतलब राजा भी कहा जा सकता है, और शासित जो लोग हैं, जनता है, उनके मध्य एक समझदारी, उनके मध्य एक समन्वय और तारतम्यता बनाए रखने के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। कहता है कि चूँकि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सामान्य लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर अपने शासकों का चुनाव करते हैं। आप जानते हैं हम एमपी और एमएलए का चुनाव करते हैं, एमएलए और एमपी का चुनाव करते हैं, तो वह हमारे अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तभी हम उनको चुन सकते हैं। यह आवश्यक हो जाता है कि शासक यह समझे कि शासित क्या चाहते हैं। हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारे शासक हैं, जो हमारे पर शासन कर रहे हैं, उन्हें भी यह पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारी किन चीज़ों की पूर्ति उन्हें करनी चाहिए, यह उन्हें इससे पता चलता है। तो पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है, प्रेस एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों की समस्याएँ वहाँ तक पूरी तरीके से पहुँच पाती हैं। जैसे कि रोड में गड्ढे हैं, रोडों के हाल क्या हैं, स्कूल के हाल क्या है, हॉस्पिटल के हाल क्या हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो वहाँ तक पहुँचती हैं। यह आवश्यक हो जाता है कि शासक यह समझे कि शासित क्या चाहते हैं और शासित भी यह जान लें कि शासन उसके और देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। यह हमें किससे पता चलता है? प्रेस से पता चलता है। यह हमें पता चलता है पत्रकारिता से। तो आगे बढ़ते हैं। शासक और शासित के मध्य प्रेस के माध्यम से ही एक प्रत्यक्ष संवाद संभव है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी से या फिर किसी मुख्यमंत्री से हम सीधे बात कर सकें या फिर वहाँ तक पहुँच सकें, यह हमेशा संभव नहीं हो सकता है। तो प्रेस एक ऐसा माध्यम है जो हमारी बात को पूरे देश तक फैलाता है, पूरे विश्व तक फैलाता है। प्रेस ही वह माध्यम है जो जनता की भावनाओं को शासकों तक पहुँचाता है और शासकों पर जनता की भावनाओं के अनुकूल नीति निर्धारण करने का दबाव बनता है। तो उन्हें हमारे बारे में अधिकतर जानकारियाँ प्रेस से मिलती हैं और
प्रेस का मतलब पत्रकारिता, तो पत्रकारिता से मिलती है। ठीक इसी प्रकार शासक देश की अर्थ, सुरक्षा, शिक्षा एवं विदेशी नीति को किसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं होगा, तो इसी प्रकार शासक देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा, विदेशी नीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, यह जानकारी उन्हें इससे मिलती है, प्रेस से मिलती है। इसकी संपूर्ण जानकारी प्रेस के माध्यम से जनमानस को हो पाती है। देखिए, लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में होने वाली नीतिगत गंभीर जो बहस होती है तथा अन्य अनेक ज्वलंत मुद्दों पर होने वाली चर्चा से प्रेस लोगों को परिचित कराता है और प्रतिक्रिया भी शासकों तक पहुंचाता है। तो यह एक उदाहरण था कि किस प्रकार से प्रेस अपना कार्य करता है, प्रेस अपना काम करता है, पत्रकारिता अपना काम करती है, किस प्रकार से वह अपना काम करती है। आगे देखेंगे, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है वह लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना और उसकी रक्षा करना है। देखिए, एक और प्रेस शासकों के निजी एवं सार्वजनिक आचरण पर नियंत्रण रखता है, यह बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, यह बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा अराजकता फैल सकती है। तो इसलिए कहता है कि एक और प्रेस शासकों के निजी और सार्वजनिक आचरण पर नियंत्रण रखता है। जब वह शासक हो जाता है तो उसका निजी कुछ ना रह के वह जनता का सब कुछ हो जाता है और उन्हें साफ सुथरी शासन की प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए बाध्य करता है। हमारे जो राजनेता रहते हैं, जो अगर गलत दिशा की ओर जाते हैं तो उन्हें एक डर रहता है, मीडिया का एक डर रहता है, पत्रकारिता का। तो पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो उनको भी अपनी छवि को सुधारने के लिए मजबूर करती है। वहीं दूसरी ओर लोगों को उनके जनतांत्रिक अधिकार और कर्तव्यों से अवगत कराता है। कौन? पत्रकारिता। देखिए, सूचना तंत्र से क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार कि पत्रकारिता का संबंध सूचना तंत्र से है या नहीं है, या फिर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थी स्तंभ से क्या आशय है, या पत्रकारिता को चतुर्थी स्तंभ क्यों कहा जाता है। तो सबका आंसर यही आपको मिलता है। अब हम देखते हैं कि लोगों में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना का प्रसार करती है पत्रकारिता। यह प्रेस का ही योगदान है कि देश का प्रत्येक नागरिक चुनावी प्रक्रिया या शासकीय व्यवस्थाओं को आत्मसात कर रहा है, क्योंकि यह हमें सूचनाएं प्रदान करता है। इसीलिए अंत में हम देखते हैं कि प्रेस जहां व्यवस्थापिका की कार्यविधियों से देश के करोड़ों लोगों को अवगत कराता है, वहीं वह कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकता है। अभी आपने पढ़ा था विधायिका क्या है, या फिर व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो वैसा ही है कि प्रेस जहां व्यवस्थापिका की जो कार्यविधियां हैं उससे देश के करोड़ों लोगों को अवगत कराता है, बताता है कि किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, वैसे ही वह कार्यपालिका को निरंकुश होने से भी रोकता है। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका निरंकुश हो जाए, अपने हिसाब से सब कुछ करे, यह ज़रूरी नहीं है। यह नहीं हो सकता है जब तक पत्रकारिता है। और न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं उनकी सामान्य लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाना, यह भी प्रेस का एक मुख्य कार्य है। अंत में हम देखते हैं, देखिए, जो पत्रकारिता है वह इसलिए चतुर्थ स्तंभ कहलाती है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यह नहीं होता तो क्या होता। इसलिए प्रेस का या फिर पत्रकारिता का होना ज़रूरी है। देखिए, जनमत निर्माण की दिशा में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि किस प्रकार से, मेरे को लगता है कि अभी समझाने की आवश्यकता भी नहीं है कि किस प्रकार से जनमत निर्माण होता है और जनमत निर्माण में किस प्रकार पत्रकारिता की भूमिका रहती है, प्रेस की भूमिका रहती है, किस प्रकार लोगों को जागृत करते हैं, किस प्रकार लोगों तक संदेश पहुँचाते हैं कि आप लोगों को वोट देना ज़रूरी है या फिर फलाना फलाना। आप समझ सकते हैं लोकतंत्रीय व्यवस्था में किसी भी नीति को देश या विदेश के नागरिकों पर बलात् थोपा नहीं जा सकता। कारण क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है और दूसरा आज पत्रकारिता है, पत्रकारिता का युग है, प्रेस का युग है। कोई किसी के ऊपर कुछ थोप नहीं सकता। किसी भी नीति को लागू करने के लिए जनमत की आवश्यकता होती है। बिना जनमत के किसी भी नीति को, किसी भी नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। यह कार्य वृहद स्तर पर प्रेस करता है। जब जनमत संग्रह होता है तो प्रेस की मुख्य भूमिका रहती है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों के माध्यम से विशेष मुद्दों पर होने वाली जो बहस है वह जनमत निर्माण में सहायक होती है। इसी प्रकार समय समय पर विशिष्ट लेखों के प्रकाशन से लोगों की नब्ज की पहचान होती है, जिसके अनुरूप शासक वर्ग अपनी विचार यात्रा को गति देते हैं।
हम लोग सोचते हैं कि जो शासक वर्ग है वह हमारे ऊपर किस प्रकार से नज़र रख रहा होगा, किस प्रकार से वह जान रहा होगा। वह भी जानने की इच्छा रखता है कि किस प्रकार के हम पत्रकारिता को हम पसंद कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों के विचार हैं, उसी प्रकार से वह भी कार्य करता है। अंत में हम देखेंगे प्रेस नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाते हुए जनमानस की उग्रता और शासक वर्ग की उच्छृंखलता पर लगाम लगाता है। जो प्रेस है वह लगाम लगाए रहता है उन पर, दोनों ही वर्गों को अपने अभीष्ट को प्राप्त करने का न्यायोचित और संसदीय मार्ग दिखाता है। देखिए, लोगों में सामाजिकरण को बलवती रूप प्रदान करने का कार्य भी प्रेस का ही है। वर्तमान में एक समाज के लोगों को दूसरे समाज के लोगों के निकट लाने का कार्य भी प्रेस ने किया है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे हम बात करते हैं देश की राजनीति के लिए, देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उसमें पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम बात करते हैं कि जातीयता जो हमारे देश में फैल रही थी, विषमता फैल रही थी, उसको दूर करने के लिए पत्रकारिता ने, प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोगों को निकट लाने का जो कार्य है वह प्रेस ने किया है, चाहे वह एक देश के लोगों को हो, चाहे वह विश्व के लोगों को हो। विश्व की जनता को एकत्रित करने के लिए जो कार्य किया है उसमें प्रेस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पत्रकारिता है वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ के रूप में है। पत्रकारिता को चतुर्थ स्तंभ कह सकते हैं और यह पत्रकारिता का जो संबंध है वह सूचना तंत्र से है, हम कह सकते हैं दावे के साथ। ठीक, तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड करें, आगे को बढ़ाएं, शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।